आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन श्योर सिलेक्शन सीरीज के तहत 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें सीधे सीधे उत्तर दिए गए हैं, विकल्प नहीं। क्योंकि मुख्य परीक्षा से 3-4 दिन पहले वैकल्पिक प्रश्नों को हल करना ठीक नहीं माना जाता और फोकस आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को जानने में करना चाहिए। इसी के साथ ही इन प्रश्नों के हमने कुछ व्याख्यात्मक रूप से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें भी कुछ आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग उन 3 प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस सीरीज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है। तो आनुवंशिकता की जो मूलभूत यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे जीन कहा जाता है। जीन जो है आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उसे जीन कहा जाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई मानी जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम तत्व मानव आहार के रूप में कोशिकीय सक्रियता को नियंत्रित करने और बनाए रखने के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायक होता है। यह मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेत अंतरित किए जाने का एक आवश्यक तत्व है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है, एल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क होता है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग 50 से 65 वर्ष की आयु के लोगों को होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव के दौरान आपात स्थिति में कौन सा HIV परीक्षण किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सिंगल रैपिड टेस्ट। सिंगल रैपिड टेस्ट। यदि HIV का पहले परीक्षण न हुआ हो तो प्रसव के दौरान HIV की जांच के लिए सिंगल रैपिड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का ब्लड दे दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर होगा तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृति की स्थिति आ जाती है। रक्त आधान के लिए उचित रुधिर समूह का चयन करना होता है। गलत समूह का रक्त आधान होने पर रक्त में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडीज आयरन से क्रिया करके रक्त को थक्का बना देते हैं, जिसके कारण धमनियां संकुचित हो जाती हैं तथा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी महिला को लगातार उल्टी होती है और उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इसको हम कहते हैं हाइपरमेसिस। इसको कहते हैं हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेम। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेम का विकृत रूप है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को लगातार उल्टी और दस्त होते हैं, जिसके कारण महिला की स्थिति खराब होने लगती है, उसे अस्पताल में भर्ती तक करने की नौबत आ जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, झूठी व फैंटम गर्भावस्था यह है। झूठी व फैंटम गर्भावस्था यह है। इसका सही उत्तर होगा स्यूडोसाइसिस। स्यूडोसाइसिस इसका सही उत्तर होगा। झूठी या फैंटम गर्भावस्था को मानव प्रजाति में जब कोई स्त्री गर्भावस्था के लक्षणों को महसूस करती है परंतु चिकित्सीय जांच में यह अवस्था सही नहीं पाई जाती तो इसे स्यूडोसाइसिस की स्थिति कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रूण की पहली मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं क्विकनिंग। इसको जो है क्विकनिंग कहा जाता है। क्विकनिंग भ्रूण गर्भ में पल रहे शिशु की पहली हलचल होती है, जिसे माँ 16 से 20 सप्ताह के मध्य सबसे पहले महसूस करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है उसके ऊपर जेलेटिनस पदार्थ लगा हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहते हैं हम व्हार्टन जेली। गर्भनाल जो कि एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है उसके ऊपर जो जिलेटिनस पदार्थ होता है उसे व्हार्टन जेली कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अस्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ट्यूबल या एम्पुला। अस्थानिक गर्भावस्था को ट्यूबल गर्भावस्था भी कहते हैं। यह एक प्रकार की गर्भावस्था की जटिलता है जिसमें भ्रूण गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है, जिसे ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं, जिसके कारण इसमें असमान दर्द और श्रोणीय रक्तस्राव की स्थिति आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति इसीलिए क्षारीय मानी जाती है। 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक की वजह से वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा रहता है, जिसके कारण बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैट व्यापक यूस्टेचियन ट्यूब। ओटाइटिस मीडिया मध्य कान में होने वाली सूजन और जलन के कारण उत्पन्न रोगों का एक समूह होता है। बच्चों में सपाट अधिक फैले हुए यूस्टेचियन ट्यूब के कारण ओटाइटिस मीडिया रोग होने का खतरा पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक जाना पहचाना वायरल रोग जिससे दस्त होता है कहा जाता है, तो उसको रोटा वायरस है। रोटा वायरस के कारण दस्त और उल्टी की स्थिति ज़्यादा आती है। डायरिया एक गंभीर समस्या है जो कि आंतों में संक्रमण के कारण होता है। दूषित भोजन, दूषित जल, अत्यधिक वसायुक्त भोजन आंतों में संक्रमण के कारण यह स्थिति आती है। रोटा वायरस ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से सर्वाधिक दस्त होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से पोषक तत्व से न्यूरल ट्यूब दोषों की घटना को कम किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। फोलिक एसिड को फोलेट भी कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग न्यूरल ट्यूब में होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका प्रयोग एनीमिया नामक रोग को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुंह गुहिका से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। आहार नाल में भोजन में जटिल एवं अघुलनशील अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। इसमें यांत्रिक व रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोज्य पदार्थों को पचे हुए अंशों के जीव द्रव्य में विलय की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसव के दौरान प्रायः बच्चे की कौन सी हड्डी टूट जाती है? प्रसव के दौरान बच्चे की कौन सी हड्डी प्रायः टूट जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ह्यूमरस यानी कि प्रगंडिका। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की ह्यूमरस हड्डी टूट जाती है। ह्यूमरस हड्डी मनुष्य के कंधे से लेकर कोहनी तक फैली होती है। इसका मुख्य कार्य हाथों को मोड़ना और ऊपर उठाने में मदद करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा किस उम्र में सुपरिचित ढंग से परिवारीजनों को पहचानता और मुस्कुराता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 महीने में। 4 महीने में बच्चा 4 महीने की उम्र के उपरांत अपने परिवार और सदस्यों के साथ सुपरिचित ढंग से मुस्कुराने लगता है। समय के साथ साथ बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिसके कारण उसका व्यवहार लगातार बदलता रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की कितनी डोज मात्रा दी जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 महीने के बच्चे को जब पहली बार विटामिन ए की घोल पिलाई जाती है तो वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसको दवा दी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे अधिक दुष्प्रभाव यह होता है। आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे अधिक दुष्प्रभाव यह होता है योनि से खून का बहाव। योनि से खून का बहाव। आईयूडी एक अंतर्गर्भाशयी उपकरण होते हैं। इसके द्वारा महिला को गर्भवती होने से रोका जाता है। इन उपकरणों का प्रयोग गर्भावस्था, श्रोणि संक्रमण आदि की स्थिति में नहीं किया जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव यह देखा जाता है कि महिलाओं की योनि से खून का बहाव बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डेंगू। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू एक
विषाणुजनक संक्रामक बीमारी है जो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। इस रोग में तेज बुखार के साथ साथ सिर एवं जोड़ों में दर्द होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे सामान्य कारण है, तो इसका सामान्य कारण होता है डायरिया। लगभग 18% बच्चे जो है डायरिया से मरते हैं। 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मौत का जो सबसे आम कारण है वो डायरिया होता है। डायरिया से बार बार मल त्याग करना, अतड़ियों में अत्यधिक द्रव्य जमा होने, तरल पदार्थ को कम होने के कारण उसके अवशोषण करने की स्थिति उसकी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण डायरिया की स्थिति आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। मानव मुख से निकली लार पाचन करती है, इसका सही उत्तर है स्टार्च का। लार ग्रंथियों में प्रमुख एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। यह स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आइरिस को रंग प्रदान करता है। ये किस विकिरण से हमारी रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पराबैंगनी विकिरण से। त्वचा का रंग मेलानिन नामक वर्णक द्वारा निर्धारित होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आइरिस को रंग प्रदान करता है। साथ ही यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी मानव की रक्षा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। 44 गुणसूत्र प्लस XX। एक नवजात कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी सेलों के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक माना जाता है। यदि निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज में 23वीं जोड़ी XX होगी और संतान लड़की होगी। इसके विपरीत यदि अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा और संतान लड़का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया की दवा क्विनैन किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया की दवा क्विनैन सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना के पौधे की छाल से मलेरिया की दवा क्विनैन प्राप्त की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की पल्स रेट की जांच क्यों आवश्यक होती है? इसका सही उत्तर होगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। हृदयावरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है। इसका औसत वजन 300 ग्राम होता है। शरीर के हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है, जबकि मछली में हृदय प्रकोष्ठ की संख्या 2 होती है। कुछ जीवधारी ऐसे भी हैं जैसे मेढक, गिरगिट, छिपकली, इनके हृदय कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्लीहा, यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है और स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले जाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। तो ये रही 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी निर्णायक एवं उपयोगी साबित होंगे।
तो अब परीक्षा में 3 से 4 दिन का समय शेष बचा है, तो इस समय में आप अधिक से अधिक फैक्ट्स को जो है देखने और समझने की कोशिश करें। सार रूप में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।